व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कब हुआ, समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा क्या है, आर्थिक एवं अनार्थिक वस्तुएं क्या होती हैं, मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं क्या कहलाती हैं अर्थशास्त्र में, उपभोग एवं निवेश क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश ये क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है, सकल निवेश और शुद्ध निवेश में अंतर क्या होता है, ये होती क्या है, और मूल्य ह्रास क्या होता है। इन सारे सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में देने चल रहा हूं, इसको ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सूबेदार। शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं इस वीडियो में नया क्या चीज़ है। ये वस्तुओं के प्रकार क्या होते हैं। यहाँ देखिए, अर्थशास्त्र में हम लोग मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझोगे। आप रेखा चित्र में इसको भी बताएंगे और सवाल में भी कहीं कहीं अगर जरूरत पड़ेगा तो इसको बताएंगे। मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, यहाँ देखो आप, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें दोबारा बेचने अथवा फिर से उत्पादन करने के लिए उसी साल में खरीदा जाता है। इसका क्या मतलब, जैसे होटल द्वारा खरीदा गया गेहूं, जैसे होटल वाला गेहूं खरीदता है रोटी बनाने के लिए, तो गेहूं जो है मध्यवर्ती वस्तु है, और गेहूं से जो है रोटी बनता है ना, और रोटी जो है उपभोक्ता उसको खाता है, तो रोटी जो है आपका अंतिम वस्तु हो गया, रोटी जो है आपका अंतिम वस्तु हो गया, और गेहूं क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गया, यानी बीच वाली वस्तु। अभी आगे और देखो आप, जैसे यहाँ नीचे देखो आप, फर्नीचर की दुकान द्वारा फिर से बेचने के लिए खरीदा गया फर्नीचर जो है ये क्या हो गया, ये जो है आपका मध्यवर्ती वस्तु हो गया। रेडीमेड, जैसे रेडीमेड कपड़ा है, देखो आप, रेडीमेड जो कपड़ा बनाने वाले के द्वारा खरीदी गई मूल सूत, ये जो कच्चा माल होता है, जो सूत खरीदता है ना, वो सूत क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गया। लेकिन सूत से जो कपड़ा बनता है, जो उपभोक्ता पहनता है, उसको हम अंतिम वस्तु कहेंगे, है ना। कभी अंतिम वस्तु, आगे जरा देखिए कि अंतिम वस्तु और डिटेल में कि क्या है। तो मध्यवर्ती वस्तु आपको समझ में आया, यानी इसका उपयोग जो है हम दोबारा कर सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जिसका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं उत्पादन के लिए उसी साल में, तो ऐसी वस्तुओं को हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। अब आगे जरा देखो आप, ये देखिए अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं किसे कहेंगे, अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो निजी उपभोग या विनियोग के लिए खरीदी जाती हैं, वे वस्तुएं अंतिम उपयोगकर्ता तक जो है पहुंचती हैं। जैसे उपभोक्ता द्वारा किया जा रहा गेहूं, है ना, जैसे ब्रेड बटर, फर्नीचर, कपड़ा, ये सब जो है, या मशीन, ये सब जो है ये क्या होता है, अंतिम उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। अब नीचे जरा देखो आप, इसकी विशेषता क्या है अंतिम वस्तुओं का। अंतिम वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है, ये सब याद रखना है, और ये उत्पादन सीमा के बाहर रहती है, ठीक है। अब अंतिम वस्तुओं को देखिए, यहाँ पर इसमें भी दो भाग अच्छे ढंग से समझने के लिए बताया गया है। तो इसमें जो है आपका अंतिम वस्तुएं, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, ये देख रहे हो आप, इन वस्तुओं को अंतिम रूप से उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए खरीदा जाता है, ये आप देख रहे हो। और परिवार द्वारा अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर किए जाने वाले खर्च को उपभोग खर्च कहते हैं। जैसे आप बाजार से कोई सामान खरीद के लाते हो, तो जब उसका इस्तेमाल कर लेते हो, खा लेते हो ना, तो वो जो है अंतिम उपभोग वाली वस्तु कहलाएगी। जैसे
उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया गया मक्खन या डबल रोटी जो आप खा लेते हो, जो तुम्हारे पेट के अंदर चला जाता है, वो अंतिम वस्तु हो गई। ठीक है ना। दूसरी अंतिम उत्पादक वस्तु में, अब जरा ये देखिए, वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती है और उत्पादक उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। जैसे किसान द्वारा उपयोग किया गया ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर से फाइनल जो है वो खेती करता है किसान, तो वो ट्रैक्टर क्या हो गया, अंतिम उत्पादक वस्तु हो गया। समझ में आ रही बात। अब जरा आगे जरा चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। ये सब जितना बता रहा हूं आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आपको डिटेल में ग्राफ के द्वारा भी बताएंगे आपको, तो ये सब चीजें की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए तीसरा है, ये आपका है निवेश और मूल्यह्रास। मूल्यह्रास, निवेश क्या है पहले तो ये आप समझो, निवेश और मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास बाद में पढ़ेंगे, पहले निवेश देखो आप। निवेश में ये आप देख रहे हो, इसको जरा इसके शब्दों को याद रखना जरूरी है। जैसे निवेश का मतलब समय की एक निश्चित अवधि के दौरान भौतिक पूंजी, जैसे भवन, संयंत्र, यंत्र, उपकरण व मशीन आदि के स्टॉक में वृद्धि होने से है। माने स्टॉक में मेन ये देखो, स्टॉक में जो वृद्धि होती है उसी को हम निवेश कहते हैं। ठीक है। बिना निवेश का कोई चीज का उत्पादन तो करना बहुत मुश्किल है ना। अब जरा नीचे देखो, आई बराबर डेल्टा के, इसका क्या मतलब है, आई जो है निवेश है और डेल्टा के जो है पूंजी है। पूंजी यानी स्टॉक, पूंजी का स्टॉक, तो पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को ही हम कहते हैं निवेश। ठीक है। बैंक में पैसा जमा करना ये भी निवेश है, किसी उत्पादन कार्य में पैसा लगाना ये भी निवेश है। और इसका क्या मतलब, पूंजी निर्माण में वृद्धि करना ही निवेश कहलाता है। ये मेन फंडा समझो, पूंजी स्टॉक में परिवर्तन करना ही जो है क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। समझ में आ रही बात। अब लोग अपने आय का कुछ भाग जो है उपभोग के लिए रखते हैं पैसा, और कुछ भाग जो है बैंक में जमा कर देते हैं या बीमा में जमा कर देते हैं। तो बीमा में जमा करना और बैंक में जमा करना ये क्या हो गया, पूंजी में वृद्धि करना। तो पूंजी में वृद्धि करना यानी अब वो भी उत्पादन कार्यों में, ऐसे नहीं कि केवल पूंजी में वृद्धि करके केवल घर पे रखे रहो तो उसको हम निवेश कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। उत्पादन कार्य में जो है लगाना बहुत जरूरी है उसको, तो उसे कहते हैं निवेश। अब जरा हम लोग निवेश के जरा सा घटक देखें, मतलब क्या कंपोनेंट है इसके। तो देखिए स्थिर निवेश, स्थिर निवेश में देखिए स्थिर निवेश का क्या मतलब, स्थिर निवेश अर्थशास्त्र में स्थिर निवेश का मतलब है कि स्थिर पूंजी में निवेश है ना। जैसे स्थिर पूंजी का मतलब भी या नीचे वाली लाइन में देखो कि जैसे भौतिक संपत्ति, जैसे भूमि, मशीन, भवन, प्रतिष्ठान, गाड़ी और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में निवेश को दर्शाता है ना। ये सब जैसे अभी स्थिर चीजें हैं, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या है, जमीन हो गया, ये सब अस्थाई धन है, पूंजी है, तो इसको हम स्थिर निवेश कहेंगे। ठीक है। स्थिर निवेश को हम पूंजी निर्माण भी हम कहते हैं, स्थिर पूंजी निर्माण भी कहते हैं, बात एक ही है। तो उसको अच्छे ढंग से आप इसको समझ लें। अब आगे माल सूची निवेश। ये माल सूची निवेश क्या है भाई, माल सूची निवेश इसका क्या मतलब है। यहाँ देखिए माल सूची निवेश सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, इसको हम आगे बताएंगे आपको हम। जीडीपी होता है एक वर्ष के अंतर्गत किसी देश में कुल कितना उत्पादन हुआ, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के मूल्य के योग को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसको आगे हम डिटेल में बताएंगे आपको, है ना। तो ये जीडीपी का एक घटक होता है, जैसे एक देश में एक निश्चित उत्पादन किया जाता है ना, और वह स्वाभाविक रूप से अंततः बेचा जाता है, लेकिन किसी दिए गए वर्ष में उत्पादित कुछ वस्तुएं बाद के वर्षों में भी बेची जा सकती हैं जो उत्पादित की गई हैं। कहने का मतलब ही
कि देखो यहाँ मेन चीज माल सूची उसे कहेंगे जितना उत्पादन होता है। जैसे मान लो कि 100 इकाई का जो है किसी वस्तु का उत्पादन हुआ, उसमें से एक साल में 100 इकाई का उत्पादन हुआ किसी वस्तु का, और उसमें से हमने 25 इकाई बेच दिया, ठीक है, उसी साल, तो कितना बचा? 75। तो 75 को हम माल सूची निवेश कहेंगे। कहाँ समझे? 75 को ही क्या कहेंगे? माल सूची निवेश कहेंगे। यानी उत्पादन में से बिक्री को घटा दिया जाए तो जो बचता है उसको हम माल सूची निवेश कहते हैं। मेन बात ये समझो, और बाकी जो है उसको आप नोट जो दिए हैं उसको आप पढ़ेंगे। आप माल सूची निवेश समझ में आ गई बात ना, कि एक साल के अंतर्गत कुल कितना उत्पादन हुआ और उस उत्पादन में से कितना बिक्री हुआ, है ना, कितना जो है वो बिक्री हुआ, उस बिक्री को हम घटा देंगे। घटाने के बाद जो बचता है धनराशि उसी को हम माल सूची निवेश कहेंगे। समझ में आ रही है? तो फिर अब आगे चलते हैं हम लोग। अब निवेश के प्रकार, निवेश कितने प्रकार के होते हैं भाई? यहाँ देखो सकल निवेश है, अशुद्ध निवेश है। तो पहले सकल निवेश देखो आप। सकल निवेश का मतलब ही कि कुल मिलाकर के, यहाँ नीचे वाली लाइन देखो तब समझ में आएगा। सकल यानी संपूर्ण निवेश। शुद्ध निवेश में मूल्य ह्रास को जोड़ देने से जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम सकल निवेश कहेंगे। लेकिन जरा ये इसका मतलब क्या बता रहा है, जरा इसको देखो आप। एक समय काल के दौरान, माने एक समय अवधि के दौरान कुल भौतिक पूंजी के स्टॉक में हुई कुल वृद्धि से है। दिख रहे हो? माने एक निश्चित समय अंतराल के दौरान जो है कुल भौतिक पूंजी के स्टॉक में हुए कुल वृद्धि से है। इसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है ना। तो कुल मिलाकर के आप ये समझो, देखो सकल निवेश बराबर ये स्थिर पर संपत्ति पर खर्च प्लस लेखा वर्ष, माने एक साल में 1 अप्रैल से 31 मई तक को हम एक लेखा वर्ष कहते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है किसी साल का जो है हम उसको लेखा वर्ष कहते हैं। तो ये लेखा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक का पर किया जाने वाला खर्चा, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो उसको हम सकल निवेश कहते हैं। कुल मिलाकर शुद्ध निवेश और मूल्य ह्रास। तो शुद्ध निवेश क्या होता है आपको हम नीचे बता रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा। तो इसको याद रखना, सकल निवेश बराबर शुद्ध निवेश प्लस मूल्य ह्रास। ठीक है। अब शुद्ध निवेश क्या है? शुद्ध निवेश क्या बोल रही? शुद्ध निवेश इसका मतलब ही कि एक समय काल, यानी एक समय अवधि में, है ना, एक समय, जैसे यहाँ एक लेखा वर्ष देखो लिख रहा है, दौरान भौतिक पूंजी में हुई शुद्ध वृद्धि से है। इसमें मूल्य ह्रास शामिल होता है। कुल मिलाकर के आप ही समझो, इसी फार्मूले में इसको पक्षांतर कर दो, इधर मूल्य ह्रास को इधर कर दो, ठीक है, तो शुद्ध निवेश निकल जाएगा। तो यहाँ देखो शुद्ध निवेश बराबर क्या है? सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। इसको पक्षांतर करो, ऊपर वाले को, इसको देखो, इसको इधर पक्षांतर कर दोगे तो शुद्ध निवेश निकल जाएगा। ये समीकरण है, देख रहे हो ना, यहाँ बीच में बराबर है, ये समीकरण हो गया, ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया। समझ में आ रही बात? तो मूल्य ह्रास को पक्षांतर इधर करेंगे पहले, तो ये प्लस है तो इधर जाकर के ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अब जरा आगे देखो आप, ये देखिए मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का मतलब ये कि जैसे आपने मशीन खरीदा किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए, है ना, तो ये मशीन का जिंदगी भर चलता रहेगा, उसमें टूट फूट होती रहती है ना, उसके सामान टूटते रहते हैं, तो उसकी कीमत बाजार में कम हो जाती है। तो इसी को मूल्य ह्रास कहा गया है। यहाँ देखिए, सामान्य टूट फूट के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट आती है या हानि होती है, इसी को हम मूल्य ह्रास कहते हैं। मूल्य ह्रास का बहुत बड़ा कमाल है, सवाल लगाने में आपको हम बताएंगे, क्योंकि मूल्य ह्रास का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, ठीक है ना। तो अब आगे जरा ये लास्ट देखो इस वीडियो में, पूंजीगत हानि। पूंजीगत हानि का क्या मतलब? पूंजीगत हानि का मतलब भी कि स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी या हानि या गिरावट से है।
समझ रहे हो? इसको हम पूंजीगत हानि भी कहते हैं, मूल्यह्रास को हम पूंजीगत हानि भी कहते हैं। बात समझ आ रही है? अब जरा नीचे वाले में जरा देखें आप, ये क्या है? मूल्यह्रास आरक्षित कोष। इसका क्या मतलब है? यह उत्पादन की प्रक्रिया में आगामी मूल्यह्रास के नुकसान को पूरा करने के लिए उत्पादकों द्वारा बनाया गया एक कोष है। जैसे मशीन जब खराब हो जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए जो है क्या करते हैं, अलग से पैसा का जुगाड़ करते हैं। तो उसी जो पैसा का अलग से हम जुगाड़ करते हैं उसी को हम मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहते हैं। मूल्यह्रास आरक्षित कोष माने सुरक्षित उसको रखा जाए ताकि मशीन या बिल्डिंग अगर खराब हो जाए तो मेंटेन कैसे किया जाए, तो उसके लिए अलग से पैसा जो हम सुरक्षित रखते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उसी को हम कहते हैं मूल्यह्रास आरक्षित कोष। समझ में आई बात? तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इसका इस समष्टि अर्थशास्त्र का अभी आगे भी आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो देखा मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश क्या होता है, सकल निवेश और शुद्ध निवेश में अंतर क्या है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का शेष भाग हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।